आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट देना चाहते हैं, मगर उन्हें बहुत सारी अहम मालूमात हासिल नहीं हो सकी है। तो भाई अब इस वीडियो में आपके लिए वो तमाम तरह सवालात के जवाबात कि जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर इसमें इतनी जबरदस्त मालूमात है कि जिस मालूमात पर अमल करने के बाद आप अपने एडमिशन फॉर्म को फिलअप करने से लेकर यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने तक और इंटरव्यू देने तक की मालूमात बड़े मजे से घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत फायदे की बातें मिलेंगी। और जब आप इन बातों पर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी भी होगी और तैयारी के साथ साथ आपका एडमिशन कंफर्म भी होगा। तो भाई चलिए आइए हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दाऊद यूनिवर्सिटी के कराची में 3 कैंपसेस हैं जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम जो है वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला और सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स रन करने वाला जो कैंपस है वो जिना कैंपस के, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मिनरल्स इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स बाकायदा तौर पे बच्चों को उसमें इनरोल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बैचलर्स ऑफ साइंस की बात कर लें तो जनाब वहाँ पे केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स आप बड़े मजे से वहां पर स्टडी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वहां का स्टैंडर्ड, अगर आप कहते हैं कि भाई स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी स्टूडेंट का एनईडी में टेस्ट उसने दिया मगर उसका वहां पर एडमिशन नहीं हो सका, तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है? अब उसके पास एक ऑप्शन ये है कि जनाब जो है ना वो स्टडी अपनी 1 साल के लिए रोक दे, यानी कि वो सोचे कि अगले साल मैं यूनिवर्सिटी में ट्राई करूंगा, एडमिशन हासिल करूंगा। तो भाई ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। ठीक है जी। क्योंकि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 4 साल 5 साल अपनी स्टडी करके बाहर निकलते हैं तो भाई आपकी एबिलिटी आपका स्कोप बनाती है। आप में जो सलाहियत है काम करने की, आप में जो स्किल्स हैं वो बताते हैं कि आप कहाँ जाकर फिट हो सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से हासिल की है, इट मैटर्स कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली है और अब आप इस काबिल हैं कि आप जो है वो बहुत नामवर और बहुत अच्छे इदारे को बड़े ज़बरदस्त तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो भाई ये सोच, ये जहन में अपनी बात अपने जहन से निकाल दीजिएगा कि भाई अगर एनईडी में नहीं हुआ तो हम 1 साल बैठे रहें और अगले साल एनईडी के टेस्ट की तैयारी करें। नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं भाई। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसकी एक और वजह भी ये है कि सर ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि आपके वहां पर खर्चे कम होने हैं। आपका जो एक्सपेंस होगा, जो आपकी पर सेमेस्टर फीस जाएगी और दीगर एक्सपेंसेस होंगे वो कंपैरेटिवली बहुत कम होंगे। तो इससे तो साबित हुआ कि भाई चीज काम की मिल रही है, अच्छी मिल रही है। सही है जी। और उसके बाद आपके चार्जेस, आपके एक्सपेंसेस फॉर होल 5 years 4 years आपको जो है वो कम देने हैं। तो भाई इससे बड़ा और इससे अच्छा फायदा और क्या होगा? भाई लोग तो जो है वो कराची से बाहर जाकर भी अपनी स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग की। आपको कराची में ही दाऊद यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप अगर एज ए इंजीनियर अपनी स्टडी को कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो भाई दाऊद का ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह से जिना कैंपस के अलावा यहां पर जो है वो गुलशन इकबाल यानी कि इकबाल कैंपस है, राइट। उसकी लोकेशन भी मैंने यहां पर शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं। वहां पर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से रिलेटेड स्टडीज होती हैं। और उसके साथ साथ फिर गुलबर्ग कैंपस है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस जैसे प्रोग्राम्स में बाकायदा बच्चों को इनरोल किया जाता है। अब ये इनरोल तो करते हैं, समझ में आ रहा है सर, और हम वहां पर पढ़ भी सकते हैं, मगर क्या इसमें, इस इनरोलमेंट में क्या कोई कोई टेस्ट होगा? किसी टेस्ट को हमें पास करना होगा? क्या हमारा उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैटर करेगा? क्या हमारा जो इंटर का रिजल्ट है वो मैटर करेगा या नहीं करेगा? तो सर ये सारी बातें हम अपनी इस वीडियो में बहुत तफसील के साथ देखने जा रहे हैं। और आप सब बच्चों को मैं कहता हूं कि भाई इस वीडियो को आप आखिरी स्टेप तक जरूर देखिएगा। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बहुत सारी मालूमात है जो आप बच्चों को नहीं हासिल, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, तो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये बात तो हमने कभी पढ़ी नहीं, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, ये बात हमें पता ही नहीं थी कि ये प्रोग्राम्स भी बाकायदा तौर पर दाऊद यूनिवर्सिटी हमें ऑफर कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके फायदे की हैं। आगे जाते हैं। अब सबसे पहली बात कि सर हम अपने इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करें। बहुत सिंपल सिंपल तरीका है जनाब। आप अपने इस
लिंक पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है वो एक इन्फॉर्मेशन का बार आ जाता है। उसके बाद फिर आपका अपना अकाउंट, जाहिर सी बात है इनिशियली नहीं बना हुआ, तो फिर आप साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद फिर आपके ईमेल एड्रेस पे जो आपने मेंशन किया है उस पर एक कोड आता है, आप अपने उस कोड को ऐड करते हैं, और उसके बाद एक लंबी सी डिटेल है जो कि आपको शेयर करनी होती है। वहां पे अपनी एकेडमिक लर्निंग के हवाले से सारी डिटेल देनी है, और वो डिटेल फिलअप करने के बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट होता है। और उसके साथ साथ फीस का चालान है, फीस का चालान भी अब आप फिल करते हैं। तो मैं आइए कुछ डिटेल्स आपके सामने जरा जल्दी जल्दी हाईलाइट कर देता हूं, राइट। सबसे पहले यहां पे देखिए, यहां पर तो आपके पास एक लिंक मौजूद है, आप इस लिंक को कंसीडर कर सकते हैं अपनी एडमिशन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज भाई, करेक्ट स्पेलिंग्स का बहुत बहुत ध्यान रखना है। स्पेलिंग्स वो जो कि आपने अपने एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स में लिखी है, खुदा के लिए आप ये हरकत मत कीजिएगा कि आपके सर्टिफिकेट में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और है और आपने अपने फॉर्म में जो है वो स्पेलिंग कुछ और लिख दी है। तो बर करम अपना नाम और अपना फादर नेम और तमाम तो जो मालूमात आप दे रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, ठीक है जी। पासवर्ड आपको रिसीव होता है और आपको ईमेल पर वो पासवर्ड रिसीव हो जाता है। आप उसके बाद फिर अपने फॉर्म में जो है वो डालते हैं। उसके बाद तमाम तर इंफॉर्मेशन और मजीद आप ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स ऐड करनी है, पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है पिक्चर्स। और भाई वो 6 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए, नहीं उसका मिनिमम एज 6 महीने का होना चाहिए। ये ना हो कि आप अपने बचपन की तस्वीरें जाके वहां पे जो है ना वो अपलोड कर रहे हो, जैसे अनफॉर्चुनेटली वो तस्वीरें एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, बाद में आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो जनाब आपको सिंध बैंक लिमिटेड में अपना ये चालान सबमिट करना है, अपना फीस चालान जो कि 3,500 रुपए का, ठीक है जी। जब आपकी कंफर्मेशन लिस्ट आपको मिल जाती है, कंफर्मेशन की आपको एक वाउचर मिल जाता है, तो भाई फिर आपने उसको अपलोड करना होगा, उसको शेयर करना होगा, ठीक है। आपके फॉर्म के आखिर में ये चीज, ये ऑप्शन के तौर पर मौजूद है कि आपने अपनी फीस सबमिट की है, तो उसका चालान जो है वो आप जमा करवाएंगे, ठीक है जी। ये तो बहुत बेसिक सी बात होगी। अब सर आप हमें फॉर्म भी फिलअप करके दिखाएं, तो टेंशन नहीं ले, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करूंगा मैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को सीखने का भी मौका मिले और आप अपने फॉर्म फिलअप करने वाली उस वक्त में कोई गलती ना करें, ठीक है जी। एडमिशन टेस्ट डाउट यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कंडक्ट करती है, उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, हर एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, और अगर होती है तो क्या स्टैंड आउट होता है, ऐसा कैलकुलेटर अलाउ होता है या नहीं होता, टेस्ट इनका कहाँ होता है। दाऊद यूनिवर्सिटी का तो हमने नाम सुना है, मगर ये टेस्ट कहाँ कंडक्ट करता है, सारी बातें आइए अभी हम सीखते हैं। भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके टेस्ट में बड़ी कंपलसरी सी, मैंडेटरी सी, यानी कि आपका इंग्लिश का पोर्शन ऐसा है जो कि 25 नंबर का पोर्शन आपको दिया जा रहा है, और ये टेस्ट में पोर्शन आपके लाजमी है। चाहे कोई बच्चा बायोलॉजी की स्टडी करके आया इंटर में, चाहे किसी बच्चे ने कंप्यूटर की स्टडीज की हो, चाहे कोई बच्चा प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, भाई कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको इंग्लिश का टेस्ट जिसके 25 नंबर हैं, 25 एमसीक्यूज हैं, वो आपको अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से एनालिटिकल रीजनिंग भी मैंडेटरी है, तो भी आप अटेम्प्ट करेंगे। 15 नंबर की जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में यूजुअली वो सवाल पूछे जाते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। आम मालूमात जो है जिसका इल्म सबको होना चाहिए, वो पाकिस्तान के वाले से भी हो सकती है, बैन अवी सतह पर भी हो सकती है, तो आपको उसका जवाब देना होता है, ठीक है जी। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। फिजिक्स आपका की सब्जेक्ट है, आपका अहम सब्जेक्ट है, जिसको आप लाजमी तौर पर देखते हैं, चाहे वो बच्चा मेडिकल के बैकग्राउंड से हो, चाहे वो बच्चा कंप्यूटर के बैकग्राउंड से हो, चाहे वो बच्चा जो है वो प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो, उसे फिजिक्स का टेस्ट 20 नंबर का देना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 10 नंबर की है, राइट। और उसके बाद फिर जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हैं उन्हें मैथ्स का पेपर देना है, मतलब 20 मार्क्स, 20 एमसीक्यूज मैथ्स के होंगे। जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के उनके 20 एमसीक्यूज बायोलॉजी के होंगे। जो बच्चे कंप्यूटर के बैकग्राउंड के हैं डेफिनेटली उनके 20 एमसीक्यूज कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, और हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा। और उसके बाद भाई एक अच्छी खबर यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो टेंशन खत्म हो गई। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब है 100 में से 100 एमसीक्यूज आप इंशाल्लाह पूरे करेंगे और सही करने की उसको कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई आपको कितना, क्या वहां पर जो है वो आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है कैलकुलेशन करने के लिए। एनईडी में तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भाई हमें मौका मिला था, हमने तो इस्तेमाल भी कर लिया, मगर यहां पर कहानी जरा मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं कि कैलकुलेटर आपको अलाउ हरगिज नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ आपको नहीं होगा, क्लियर। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, हाथ से सारी की सारी कैलकुलेशन होगी, और इसकी तैयारी आप लोगों ने करनी है। भाई अब तैयारी कहां से करें,
तैयारी करने के लिए आपको तो मटेरियल भी चाहिए। तो भाई छाजो एप्लीकेशन पर आपकी तैयारी बेस्ट बनाने के लिए, जबरदस्त बनाने के लिए वहां पर कंटेंट मौजूद है। आप छाजो ऐप के प्रैक्टिस जोन को जब देखते हैं तो वहां पर आपके पास, जी हां, छाजो के प्रैक्टिस जोन में आपके पास वहां पर दाउद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से आपको जो है वो कंटेंट नजर आ रहा है। और उस कंटेंट में आपके पास प्रैक्टिस जोन में चैप्टर टेस्ट मौजूद हैं, चैप्टर टेस्ट के अलावा मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट के अलावा आपके पास वहां पर, यस, वहां पर आपके पास ग्रैंड टेस्ट भी मौजूद हैं। तो भाई अगर आपने इस प्रैक्टिस जोन को अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको कैलकुलेशन में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके साथ साथ कैलकुलेशन के अलावा अगर मैं कहूं तो भाई वो एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस में ले आते हैं और वो एमसीक्यूज आपके पेपर में आ जाते हैं तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे, मजे आ जाएंगे आप लोगों के। ठीक है जी, तो इसको याद रख लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट स्टडी पार्टनर साबित होता है। आगे जाते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन जो हमारे टेस्ट के हवाले से है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सर हमने देखा है कि दाऊद यूनिवर्सिटी में जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने लास्ट तक देखी है। तो अभी हम सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि कितनी सीट्स कहां कहां के लिए डिवाइडेड हैं, कहां कहां मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूं जनाब अर्बन में जाता हूं तो ये 270 जो लिखा हुआ है ये 270 अर्बन और रूरल की मिला के है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो मुझे सीट्स नजर आ रही हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो सीट्स नजर आ रही हैं वो अर्बन और रूरल की बराबर हैं। हमने एनईडी में देखा था कि जो अर्बन के बच्चे हैं, कराची के रहने वाले बच्चे, उनको बड़ी प्रायोरिटी मिली, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स उनके लिए ज्यादा थी। बाकी रूरल में नहीं था इतना ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ सीट्स उनके लिए इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर यहाँ पर बराबरी की बुनियाद पर मौजूद है। और ये बीई यानी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स इन आर्किटेक्चर वाले बच्चों के लिए सीट्स मौजूद हैं 270, जो कि किस पर है जनाब, ओपन मेरिट पे सीट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर देखते हैं तो जो टीचिंग स्टाफ है दाऊद यूनिवर्सिटी का, उसके लिए 7 सीट्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 7 सीट्स हैं। उसके बाद फिर जो प्रोफेशनल इंजीनियर है उनके लिए 3 सीट्स हैं, और इसके अलावा प्रोफेशनल आर्किटेक्चर हैं उनके लिए 1 सीट है। आजाद कश्मीर 13 सीट्स हैं, तो कुल मिला के हो गई 301, यानी 301 सीट्स हैं टोटल के जो बच्चों को मिल सकती हैं अपना टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के बाद। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। सेल्फ फाइनेंस, भाई देखो यहां पर जिस तरह से एनईडी में होता था कि वहां पे ना स्पॉन्सर सीट्स होती थी, तो स्पॉन्सर सीट्स का यहां पे काम नहीं हो रहा है यहां पे। मगर यहां पे सेल्फ फाइनेंस जो है वो 2 तरह की, एक सेल्फ फाइनेंस वो जो कि मुल्क में रहने वाले बच्चों को मौका मिल रहा है, और सेल्फ फाइनेंस वो कि जो बाहर ममालिक में रहने वाले बच्चे हैं वो यहां आकर स्टडी करना चाहते हैं, यहां से स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको भी सीट्स मिल रही हैं। चला, सेल्फ फाइनेंस में जो मुल्क में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए 75 सीट्स एलोकेटेड है। ठीक है जी, सिंध में रहने वाले हैं, ठीक है जी, तो उनके लिए 75 सीट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। हर एक प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो वेरी कर रही हैं, कुछ प्रोग्राम्स में सीट्स नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है जी, इसी तरह से सेल्फ फाइनेंस में भी 11 सीट्स हैं। आप जब टोटल सेल्फ फाइनेंस की बात करते हो तो भाई 86 सीट्स जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस की निकल कर आती हैं। 86 सीट्स जो हैं वो एडिशनल फी पे करने के बाद, टेस्ट क्लियर करना है और एडिशनल फी पे करने के बाद आपको वहां पर दाखला, एडिशनल फी टेस्ट क्लियर करने के बाद देने पर आपको मिल सकता है। भाई सेल्फ फाइनेंस का फायदा क्या है? सेल्फ फाइनेंस का फायदा हम बच्चों को सिर्फ यही होता है कि अगर किसी प्रोग्राम की जो क्लोजिंग है वो मिसाल के तौर पर 80 पर क्लोज हो रहा है, वो प्रोग्राम क्लोज हो रहा है 80 पे, ठीक है जी, एक परसेंटेज है वो प्रोग्राम इस, ठीक है, ये मेरिट गया है, यहां तक गया और इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है। तो भाई अगर सेल्फ फाइनेंस की बात कर लेंगे तो सेल्फ फाइनेंस में यही प्रोग्राम में सीट मिल रही होती है 77 पे, यानी कि 77 पे वो सीट मिल सकती है अगर आपकी परसेंटेज 77 है, मतलब आप मेरिट्स को, इस मेरिट को आप इस मेरिट पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ फिर आपकी जो इनफैक्ट आप पे भी कर सकते हैं, सलाहियत है आप में पे करने की कि आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर सीट लेने, तो भाई मैं कहूंगा कि जरूर सेल्फ फाइनेंस पे सीट आप हासिल कर लीजिए। तो भाई सेल्फ फाइनेंस की सीट्स जो हैं वो 86 सीट्स हैं, आपने से याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन होने जा रहा है वो जनाब सीट्स किसकी, यस, सीट्स जिस पर डिस्कशन करें वो बीएस प्रोग्राम्स की, राइट, बीएस प्रोग्राम की सीट्स पर हम बात कर रहे हैं जनाब। टोटल सीट जो ओपन मेरिट की हैं वो 810 है, जो टोटल सीट्स हैं वो 810 हैं,
जी बिल्कुल 810 है, और सीट्स प्रोग्राम वाइज डिवाइडेड यहां पर नजर आ रही हैं। ठीक है जनाब, कंप्यूटर सिस्टम, उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज और दीगर डिपार्टमेंट्स में ये सीट्स डिवाइडेड हमें नजर आ रही है। ओपन मेरिट पे टेस्ट देंगे, टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, जब अच्छा स्कोर कर लेंगे और आपकी परसेंटेज का जो मामला है, आपकी इंटर का, आपकी मैट्रिक का, जब उसका एग्रीगेट निकाला जाएगा एंड देन आपका बनेगा मेरिट, मेरिट बनेगा, उसके तहत फिर आपका एडमिशन डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखा जा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद जो एम्प्लॉयज हैं दाऊद यूनिवर्सिटी के, उनके लिए 45 सीट्स, सेल्फ फाइनेंस की 245 सीट्स मौजूद हैं। कहां? बीएस प्रोग्राम्स में 245 सीट्स मौजूद हैं, और इस तरह से टोटल मिला के 1100 सीट्स यहां बनती हैं। 1100 सीट्स यहां पर बनती हैं सेल्फ फाइनेंस और ओपन मेरिट की मिलाने के बाद। तो भाई आपका टारगेट तो यूजुअली क्या होता है कि भाई हमें ये मिल जाए, या फिर अब जब ये ना मिल सके तो फिर हम इस तरफ मूव कर जाएं, मगर दिमाग में होना चाहिए कितनी सीट्स हैं बीएस प्रोग्राम्स में, ताकि आपको अल्टीमेटली उसका फायदा हासिल हो सके। अब भी इस प्रोग्राम्स में अगर मैं एडमिशन हासिल करना चाहता हूं, ठीक है ना, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में मैं जाना चाहता हूं, तो भाई जर्नल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी हमारे टेस्ट के लिए, टेस्ट में बैठने के लिए क्या जरूरियात हैं, तो आइए जरा इसका जायजा ले लीजिए। आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप अगर बीएस या बैचलर्स इन आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, तो कम से कम आपका रिजल्ट 55% होना चाहिए। 55% का आप जहन बना लीजिए, 55% का आप दिमाग बना लीजिए कि कम से कम आपकी परसेंटेज 55 होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपने जो है वो प्री इंजीनियरिंग की है। ठीक है जी। अगर आप प्री मेडिकल से, तो आपका एडिशनल मैथ्स वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने बोर्ड चेंज किया है, आप प्री मेडिकल से अप्लाई फॉर ओनली फॉर बीएस प्रोग्राम्स। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट तो आप सिर्फ बीएस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। एज भी यहां पर बताई जा रही है, एज क्या होनी चाहिए किसके लिए जनाब, एडमिशन अगर आपको बीएस में हासिल करना है तो 25 ईयर्स से ज्यादा नहीं हो सकती, 25 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस बैचलर्स इन आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 22 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कब तक, ये भी सुन लीजिए, टिल लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन फॉर एंट्री टेस्ट, यानी फॉर्म सबमिशन करने की आखिरी तारीख जो है ना, उस वक्त तक आपकी उम्र जो है वो इतनी या इससे कम होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो फिर जाहिर सी बात है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। Candidates having intermediate pre-medical shall require to clear additional mathematics courses। जनाब वो बच्चे जिन्होंने मेडिकल पढ़ी है, जाहिर सी बात है मेडिकल के स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स तो नहीं पढ़ते, तो उन्हें एडिशनल मैथमेटिक्स कोर्सेज स्टडी करने होंगे। ठीक है जी। जी, अपने फर्स्ट ईयर में पहले साल में उन्हें स्टडी करना होगा, क्या उन्हें स्टडी करना होगा मैथमेटिक्स का कोर्स, उसको पास करना होगा अच्छे जीपीए से। अगर आपने उसे पास नहीं किया तो भाई आपका एडमिशन खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे, वो जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, मगर उन्हें एडिशनल मैथमेटिक्स पढ़नी होगी अपने फर्स्ट सेमेस्टर। बीई यानी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम क्या है जनाब, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आइए जरा गौर से देख लीजिए। भाई आपकी जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 60%। 60%, ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग ग्रेस मार्क्स, दिमाग में रख लो जरा। ठीक है जी, 60% कम से कम होनी चाहिए आपकी इक्विलेंस है, आप ए लेवल से तो आपकी इक्विलेंस, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो जनाब आपकी कम से कम परसेंटेज ये होनी चाहिए। ठीक है, आप प्री इंजीनियरिंग के तो आपके मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहे हो, प्री मेडिकल के तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे हो विद एडिशनल मैथ्स, आपने ग्रुप चेंज किया हो तो। साइंस ग्रुप के अगर आप है तो फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस। For all engineering programs with chemistry as remedial subject course in the first semester after admission। भाई फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिर अगर आपका कोई सब्जेक्ट मिस है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये जर्नल साइंस वाले जो है वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, तो उनको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है जी। अच्छा, आगे जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिए ताकि कम से कम आपको पता हो कि आप अपना टेस्ट देने के, एडमिशन हासिल करने के अहल हैं भी या नहीं, या आप बस ख्वाब देकर बैठे हुए हैं कि जनाब जो है ना वो तो एडमिशन में जो मिल जाएगा मैं तो जाके टेस्ट दे दूंगा। ओ भाई ये बातें तो पता हो ना आपको। एडमिशन पॉलिसी 2024 के लिए क्या हो सकती है और क्या क्या हो रही है। ठीक है जी, हम ये बात जानते हैं कि एडमिशन में कोई एडमिशन पॉलिसी में कोई तब्दीली पिछले साल के एतबार से तो यहां पर हमें नजर नहीं आ रही, मगर उसका प्रोसीजर क्या है, प्लान क्या है, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, आइए जरा भी हम जानते हैं।
यहां पर कह रहे हैं एडमिशन इन ईच कैटेगरी शैल बी ग्रांटेड प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, यानी एडमिशन जो होगा वो किसी के रेफरेंस से, किसी के ताल्लुकात की बुनियाद पे, किसी के नाम पे नहीं हो रहा भाई, मेरिट पर होगा, टेस्ट होगा, उसका मेरिट बनेगा, उस पर एडमिशन होगा। ओके, ओके जी, समझ में आती है बात। सर जो हमारी एंट्री टेस्ट और प्रोसेसिंग फीस है वो 3,000 है और वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है जी। और उसका चालान जमा होगा, बिल्कुल सिंध बैंक की ब्रांच के अंदर ये चालान जमा होगा। और उसके बाद फिर द चालान शैल बी अवेलेबल ऑनलाइन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। आपको फॉर्म जमा करवाने के बाद ये चालान की आपको कॉपी जमा करवानी होगी। द कैंडिडेट्स फॉर इंटरेस्टेड टू अप्लाई अंडर मोर देन वन कैटेगरी, अगर कोई स्टूडेंट है वो कहता है भाई मैं ओपन मेरिट पे भी अप्लाई करूंगा और जो है ना वो मैं सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई करूंगा, अगर कोई ऐसा चाहता है देन वो क्या करेगा, जब वो फॉर्म फिलअप कर रहा है तो फॉर्म फिलअप करते हुए वो उसमें से जो है वो सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी को भी मार्क करेगा और उससे रिलेटेड अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं, अपनी जो मालूमात है वो उसमें ऐड करेगा, ठीक है जी। इन केस एन एप्लीकेंट क्वालिफाइज अंडर मोर देन वन कैटेगरी, अब ये बात जरा मुख्तलिफ है कि अगर एक स्टूडेंट है जिसने ओपन मेरिट पे भी अप्लाई किया था और उसके साथ साथ उसने अप्लाई किया हुआ था जी, उसने अप्लाई किया हुआ था सेल्फ फाइनेंस पे, अब उसका ओपन मेरिट पे एडमिशन हो गया, तब उससे पूछा जाएगा इंटरव्यू के दौरान कि भाई आप ओपन मेरिट की सीट लेना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंस की सीट लेना चाहते हैं। यकीनन जो सेल्फ फाइनेंस की सीट होगी वो और किसी और बेहतर प्रोग्राम की होगी, परसेंटेज कम मिल जाती है उसमें। और अगर ओपन मेरिट में आपने एडमिशन हासिल किया है तो वो हो सकता है वो प्रोग्राम ना हो जो कि सेल्फ फाइनेंस में आपको मिल रहा है, तो आपके ऊपर डिसीजन होता है। आप सेल्फ फाइनेंस वाली सीट लेना चाहते हैं तो आपके पैसे इस्तेमाल में आ जाएंगे, मतलब वो इंगेज हो जाएंगे, और जो आपने फीस जमा करवाई, ठीक है, अभी फीस भी बताऊंगा आगे चल के कि कितनी फीस आप पे कर रहे होते हो सेल्फ फाइनेंस के हवाले से। और इसके अलावा अगर आप कहते नहीं सेल्फ फाइनेंस में नहीं, मैं ओपन मेरिट की सीट इस्तेमाल करना चाहूंगा, तो आपको सेल्फ फाइनेंस की जो आपने फीस अपने एग्जाम अपने फॉर्म फिलअप करते हुए आपने पे की होगी वो आपको वापस अदा कर दी जाएगी बगैर डिडक्शन के, ठीक है जी। ओके, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी कि हर एक स्टूडेंट को जो एडमिशन ऑफर होगा वो ऑर्डर ऑफ मेरिट की बुनियाद पर होगा, यानी कि भाई सिंपल सी साइंस है, सबसे पहला डिपार्टमेंट जहां पर जो परसेंटेज बन रही है, जहां पर जो मेरिट बन रहा है, मिसाल के तौर पर वो 86 है सपोज, ठीक है, 86। अब 86.9 एक जगह का एक डिपार्टमेंट का मेरिट बन रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर अब हम नीचे आ रहे हैं 86.5, 0.4, ये नीचे आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे स्टूडेंट्स के नेम शो होंगे जिनका मेरिट यहाँ मैच कर रहा है या जिनका जो तमाम द डिटेल है वो इसके एन मुताबिक बन रही है। तो भाई जो सीट्स बच्चों को ऑफर की जाएंगी वो डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी पे नहीं है, बल्कि वो उनके मेरिट की बुनियाद पर जो है वो ऑफर हो रही होंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द ओवरऑल मेरिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर ईच कैटेगरी फॉर प्रोविजनल एडमिशन शेड बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जनाब मेरिट कैसे पता चलेगा, तो अभी मैं आपको बता देता हूं इंशाल्लाह कि आप अपना मेरिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले जरा फी स्ट्रक्चर देख लीजिए। जो सेल्फ फाइनेंस पर अप्लाई करना चाहते हैं भाई उनके लिए फी स्ट्रक्चर क्या है, 6 लाख रुपीज। अगर आप बैचलर्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फी है वो 6 लाख रुपए टैक्सेस के साथ, यानी कि टैक्स में ऐड होगा, वो कितना होता है हमें नहीं पता जनाब, 6 लाख रुपए तो आपके इसकी मद में जाने हैं, ठीक है जी। अगर आप बैचलर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है जनाब, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ठीक है जी, तो और बैचलर्स इन आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो भाई आपकी जो फीस है जो सेल्फ फाइनेंस की बेस पे जाएगी वो 4 लाख रुपए टैक्स के साथ जाएगी, ठीक है जी। बीई टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम एंड गैस, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में अगर आप करना चाहते हैं बैचलर्स इंजीनियरिंग तो भाई उसके लिए आपको 3 लाख रुपए टैक्स के साथ, टैक्स अलग से वो देने होंगे। अगर आप बीएस करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो सेल्फ फाइनेंस की फीस आपकी कुल ये होगी। तो भाई ये सेल्फ फाइनेंस के चार्जेस को आपने याद रखना है, दिमाग में रख लेना है, ताकि कल को आप परेशान ना हो एट द सडन मोमेंट बैठ के कि भाई मैं 4 लाख रुपया 6 लाख रुपया अचानक से अभी से कहां से अरेंज करूं। तो भाई आपकी पहले से तैयारी जहनी तौर पर होनी चाहिए। अगर मेरा ओपन मेरिट में नहीं हुआ देन व्हाट, तो मुझे तो भाई जो है ना वो ये बीएस में एडमिशन हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए। तो भाई मुझे टेस्ट क्लियर भी कर लिया था, मेरे नंबर भी आ गए, तो थोड़े से कम थे, तो परसेंटेज में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है सेल्फ फाइनेंस पे। तो भाई सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन उस सूरत में आप ले सकते हैं जब आपकी जेब में इतने पैसे हों, ठीक है, तो ये जहन आपका होना चाहिए।
अब इसके अलावा जो बच्चे इनफैक्ट डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन हासिल करते हैं ओपन मेरिट की बेसिस पे, तो उनकी फीस क्या है भाई? ये जो फीस है ना, ये 2023 में जो फीस स्ट्रक्चर रहा है ये उसकी है, और इसमें एडमिशन फीस शामिल है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको ज्यादा लग रही है। अब ये 2023 की है, तो अब अगर ये 2023 की तो 2024 में जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 70,000 ₹69,200 अगर हैं, तो जनाब यहाँ पर मैं जो है ना वो 80,000 कंसिडर कर लेता हूँ, 80,000 कंसिडर कर लेता हूं। यहाँ पे कह रहे हैं 66,000, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि भाई इस साल की जो फी होगी वो 75K होगी। ठीक है जी, 75K यहाँ पर फी पे करना होगी। ठीक है भाई, ये समझते जाओ। इसे एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 62 है तो भाई 70 हो चुकी होगी। अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में 62 है तो भाई फिर अभी 70 हो चुकी होगी। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 66 थी, 70 हो चुकी होगी, 75 हो चुकी होगी। तो अंदाजन ये बताया जा रहा है कि 2024 में जब आप टेस्ट देते हैं तो भाई आपके लिए ये फीस, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें आप ऐड कर लीजिएगा अराउंड 10K ऐड कर लें, ताकि आपको फिर एट अ सर्टेन मोमेंट कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे आर्किटेक्चर में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है जनाब, अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं आर्किटेक्चर में तो उसकी फी 99,900 है। तो अब अगर उसमें 10 या 15,000 ऐड कर लूं तो 1,15,000 अराउंड उसका अमाउंट बनता है। ठीक है जी। तो आपका दिमाग होना चाहिए कि भाई अगर आप जो है वो ओपन मैरिट में भी जाते हैं तो उसकी एक फी स्ट्रक्चर है, एडमिशन फीस है, सेमेस्टर फीस है, दीगर और चार्जेस है, तो कम से कम आपके पास इतने पैसे होने चाहिए अदा करने के लिए, जबकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। आगे चलते हैं। सर मेरिट लिस्ट 2021, ये क्या बात हुई सर? आप मेरिट लिस्ट 2021 की दिखा रहे हैं, हमें 2024 की मेरिट लिस्ट चाहिए। ओ भाई, जब 2024 का टेस्ट होगा तो मेरिट लिस्ट बनेगी ना। समझ में आ रही है ना बात? अब ये सर अर्बन और रूरल क्या है? हमने तो एनईडी में ये नाम नहीं सुने थे कभी। भाई अर्बन का मतलब है शहरी इलाके, रूरल का मतलब है देही इलाके। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड में वेरिएशन होती है तो भाई फिर जो मेरिट होता है उसमें भी फिर जो है वो वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। जनाब अर्बन हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है, और जो अर्बन में जो परसेंटेज होती है, मेरिट होती है, वो ऊपर जाती है, और रूरल में जो है ना वो कम होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है जनाब। अगर आप देखें कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के हवाले से तो यहाँ पर 2021 में क्लोज हुआ 74 पे। अब एक सवाल ये आएगा कि सर क्या मेरिट ऊपर जाता है या नीचे? भाई आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद हर साल बढ़ती चली जा रही है। तीसरी चीज कि भाई वो बच्चे कि जो माशाल्लाह से अब जबरदस्त रिजल्ट हासिल करें उनकी तादाद भी बढ़ रही है। जब ये सब चीजें बढ़ रही हैं तो मेरिट नीचे कैसे जाएगा? मेरिट तो नीचे नहीं जा सकता, मेरिट तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है जी। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में 74, ठीक है, बीई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 68, बीई केमिकल इंजीनियरिंग में 68, 68.25, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 62, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में 69, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 62, और पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग में 61, टेलीकम्युनिकेशन में 61, बिजनेस बैचलर्स इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में 65, और बीएस कंप्यूटर साइंस में 70, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में 63, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 61। तो भाई ये वो परसेंट, ये वो मेरिट है जो कि 2021 में था। तो अब सर आपने हमें क्यों दिखाया? क्या करें इसका? आप एक काम कीजिए, आप इस मेरिट में जो है ना स्लाइटली इजाफा कर लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं जनाब 74 रहा है, कब 74 रहा है? 2021 में, तो जनाब आप इसमें एड ऑन कर लीजिए 4%, 4 to 5%। 74 है तो कम से कम 78 80 पे चला जाएगा, और अगर ये 68 है तो भाई ये 75 पे जा चुका होगा, और अगर इस यहाँ पर 68 75 कंसिडर करिए, 62 है तो ये 70 पे होगा, ये 69 है तो 76 पे जा चुका होगा, ये 62 है तो 80 पे जा चुका होगा। तो 4 से 6% कम से कम जो है ना वो मेरिट ऊपर गया होगा, गया होगा, बिल्कुल गया होगा। तो भाई आपने जहन बना लेना है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में ये परसेंटेज आ रहा है, ये मेरिट आ रहा है। अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहे हैं तो ये आ रहा था। तो भाई अब आपका मेरिट जो है वो 63 नहीं चाहिए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, अब आपका मेरिट जो है वो 72 74 चाहिए होगा। इसी तरह से बीएस कंप्यूटर साइंस में अगर मेरिट जो है वो 2021 में 70 था, तो भाई अब जो मेरिट है वो कम से कम 77 78 पर जा रहा होगा। तो आपने उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होना है, वो आपको मेरिट लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं सब बताऊंगा, मगर इतना दिमाग रख लें कि ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम अपने 2024 के लिए इस चार्ट में से निकाल सकते हैं कि भाई जहां मुझे एडमिशन चाहिए वहां का जो क्लोजिंग परसेंटेज है, जो मेरिट है, वो कहां जाए। अब आ जाओ जरा मेरिट कैलकुलेशन पे कि मेरिट आखिर कैलकुलेट होता कैसे।
ये सवाल है। बिल्कुल। मेरिट कैलकुलेशन यहाँ पे जो है ना वो बड़ी सिंपल सी है, जरा ज्यादा इसको मुश्किल नहीं बनाना, ठीक है। सबसे बड़ा पोर्शन जो तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे टेस्ट का मिलता है। सबसे बड़ा पोर्शन जो तुम्हें मिल रहा होता है, सबसे बड़ा मार्जिन जो मिल रहा होता है वो तुम्हारे टेस्ट का है, ठीक है जी। उसके बाद क्या, उसके बाद है तुम्हारी सेकंड इंटर की परसेंटेज, इंटर की परसेंटेज, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद है तुम्हारी यस मैट्रिक की परसेंटेज, ठीक है। यानी कि तुम्हारे रिजल्ट का कितना लिया जाता था, 60%। सर इंटर का 30%, सर मैट्रिक का 10%। तो भाई इस तरह से तुम्हारा टोटल रिजल्ट कंपोज होता है, यानी कि मेरिट इस तरह से बनता है। बात हो तो एक एग्जांपल में देखो भाई, एक बच्चा जिसने दाउद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का टेस्ट दिया था, माशाल्लाह से उसने जो है वो छात्रों से तैयारी की है, आईबी ग्रेड से पढ़ा, जबरदस्त काम किया, तो उसने अपना 88 स्कोर टेस्ट स्कोर बना दिया। टेस्ट स्कोर उसका 88 है। जब मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं, जब मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं 0.6 से, तो मेरे पास आ जाता है 52.8, यानी कि ये क्या है, 88 का 60% हो गया। इसी तरह से जब इंटर की परसेंटेज लेकर बैठते हैं तो जनाब उसकी परसेंटेज 84 थी भाई, माशाल्लाह 84% थी उसकी। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.30 से, तो जवाब आया 25.2, यानी कि वो है जो कि 84 का 30%। मैट्रिक की परसेंटेज थी भाई 90, वाह वाह क्या बात है, 90% थी, तो उसका हम क्या लेते हैं 10%, तो भाई उसका 10% क्या रहा है 9। तो जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 87। तो भाई 87 इसका मेरिट है, 87 इसका मेरिट है। अब 87 पे जो भी डिपार्टमेंट मौजूद है, मैं उसमें एडमिशन हासिल करने का अहल हो जाऊंगा, मेरे लिए वहां पर एडमिशन हासिल करना मुमकिन हो जाएगा, मैं हासिल कर सकता हूं। ठीक हो गया। तो जनाब इस तरह से आपने अपना जो है ना वो मेरिट निकालना होता है। बस फिर एक और बात याद रख लीजिएगा, ये बात याद जरूर जरूर रख लीजिएगा कि भाई अगर कोई बच्चा है जिसने जो है ना वो अपना इंटर किया था 2023 में, और अब वो एडमिशन टेस्ट देना चाहता है 2024 में, ठीक है, 2023 में इंटर कर लिया था, अब 2024 में उसको याद है कि मैं जो है ना दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी दे दूं, तो भाई उसमें उसके 10% मार्क्स डिडक्ट होंगे। और अगर कोई बैठा था 2022 में और उसने 2022 में माशाल्लाह से अपना इंटर किया और उसके बाद सो गया, वो सोकर उठा, 2 साल बाद उसने कहा चलो मैं मेरा जो है ना वो दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट देता हूँ, तो भाई उसके 20% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। 20% मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो होश में रहना, इस साल तुमने इंटर कर लिया, इसी साल अपना टेस्ट निकालना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी जरूर जरूर देगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हाउ टू गेट स्कॉलरशिप। भाई स्कॉलरशिप का नाम सुन के ना सबके मुंह में पानी आ जाता है कि भाई हमें भी स्कॉलरशिप मिल जाए, हमें भी स्कॉलरशिप मिल जाए, हम सबको मिल जाए, पैसे हमें कम देने पड़े, वैसे ही इतने कम फीस है उधर की, और कम देनी पड़ जाए हमें। तो भाई ये भी समझ लो कि स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिल रही। किन बच्चों को मिलती है, किस तरह से मिलती है, ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी किस्म की खाम ख्याली में, ख्याली पुलाव बनाने में अगर तुम लोग लग गए तो भाई फिर जो है ना नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी क्लियरली इस वीडियो में बातें बता रहा हूं कि तुम्हें स्कॉलरशिप कैसे हासिल करनी है, कैसे मिल सकती है, किस बुनियाद पर मिल सकती है, वो सारी बातें अभी इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है जी। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन पर हम क्या बात देख रहे हैं जनाब, 60% ऑफ द स्कॉलरशिप, 60% of the scholarships of total shall be reserved for students seeking admission into BE और बिजनेस आर्किटेक्चर। यानी 60% स्कॉलरशिप जो है वो तो इनके लिए हैं। 10% स्कॉलरशिप किसके लिए है जनाब, 10% स्कॉलरशिप है शैल बी रिजर्व फॉर फीमेल स्टूडेंट्स या विद स्पेशल नीड, जिनको जरूरत है, पैसों की कमी है, घर के हालात, माली हालात ठीक नहीं है, तो उनके लिए रिजर्व है। प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड। जरा स्पेशल नीड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, स्पेशल नीड का मतलब क्या है भाई, जिसके घर में आमदनी बहुत कम है, गरीब घराने से, बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, वो पढ़ना चाहता है, तो स्कॉलरशिप उसको अवेल की जाएगी। मगर गरीब जाहिर करने के लिए गरीब होना भी जरूरी है, यानी कि आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे जिसकी बेसिस पे जाहिर होता हो कि आप वाकई तौर पर जरूरत में हैं, जरूरतमंद है, तो आपको स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। ठीक है जी। 50% स्कॉलरशिप जो है, 50% वाली जो स्कॉलरशिप है वो 150 सीट्स पर है, और 100% स्कॉलरशिप, 100% वाली जो स्कॉलरशिप है भाई वो 150 सीट्स पर। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 150 सीट्स ऐसी हैं जिस पर आपको 50% स्कॉलरशिप मिल सकता है, 150 सीट्स ऐसी हैं जिस पर 100% स्कॉलरशिप, यानी कि पूरे के पूरे पैसे आपको देने ही नहीं है। इधर जो है ना, यानी 150 सीट जो है उस पर तो आपको 50% पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा,
दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या है जनाब? 50% स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज एडमिटेड ऑन रिजर्व सीट्स, 75% स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज एडमिटेड ऑन मेरिट सीट। जो मेरिट सीट्स पर आए हैं उनको भी मिलेगी, और जो रिजर्व सीट्स पे हैं, जो बच्चे हैं किसके, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज के, उनको रिजर्व सीट्स पे भी जो है वो मिलेगी। रिजर्व सीट्स में आप लोगों को बता चुका हूं कि जनाब जो दाऊद यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं। आगे जाते हैं। अब ये बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए कि सर क्या यहाँ मतलब पूरे 5 साल 4 साल 5 साल जितना भी टाइम हमारे पास है पढ़ने के लिए मुफ्त में पढ़ते रहे, हम कोई पैसे नहीं देने होंगे? वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ चार्जेस हैं जो कि आपको पे करने होते हैं, आपको अवेल करने होते हैं, जैसे कि आपको एडमिशन फीस पे करनी है अपनी, इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट्स देने हैं, ट्रांसपोर्ट फी देनी है। तो ये अगर आप अवेल करते हैं चीजें तो आपको इसको पे ऑफ करना पड़ेगा, ये मुफ्त में नहीं मिल रहा आपको, ठीक है जी। अच्छा, हाउ टू गेट स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप हासिल कैसे करें? हर बंदा चाहता है स्कॉलरशिप मिल जाए। अब स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए करना क्या होगा, आइए मैं आपको समझा देता हूं। एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हुज डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स। डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम, जरा समझ लेना बात को। डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम का मतलब क्या है? एक ऐसी आमदनी जिसको मैं साबित कर सकता हूं डॉक्यूमेंट की बेसिस पे कि भाई मेरे वालिद की या मेरी वालदा की जो आमदनी पूरे साल की वो इतनी है। कितनी है? फ्रॉम ऑल सोर्सेज कितनी है? 4,48,000 रुपए पूरे साल की आमदनी अगर इतनी बन रही है, एनुअल इनकम इतनी है, तो भाई उस बंदे को मिल रही है 100% ट्यूशन फी वेवर। 100% वो मुफ्त में पढ़ेगा, यानी कि जो खर्चे मैंने अभी आपको बताए वो तो देगा, मगर ट्यूशन फीस उसकी यूनिवर्सिटी की कोई भी चार्ज नहीं होगी। वो जिनके घर की आमदनी 7,20,000 रुपए है सालाना, सालाना ईयरली, याद रखना, तो भाई उसकी 50% ट्यूशन फी जो है वो वेव कर दी जाएगी यूनिवर्सिटी की जानिब से। और वो बच्चे जो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, ओ भाई तो उनको क्यों स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको क्यों फीस वेव करेंगे? जो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, जो फीस की मद में 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप थोड़ी ना मिलेगी, वो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। प्रोसेस अप्लाई करने का क्या है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। जब वो अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में, तो भाई वहां पर एक कॉलम आ रहा है, वहां पर एक कॉलम आ रहा है जिसमें आपको, जिसको आपने फिलअप करना है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, वहां वो फॉर्म फिलअप करते वक्त ही आपको डिटेल देनी होगी, नजर आ रही है वहां पे, ठीक है जी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स? अब देखो लफ्जी बातें तो नहीं होंगी ना, मैं जाके किसी को बोल दूं कि भाई मैं तो बड़ा गरीब हूं, गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है, तो मुझे आप जो है ना वो स्कॉलरशिप दे दें। वो कहेंगे भाई डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ? जरा गौर से देखना। क्या? कॉपी ऑफ CNIC ये लेकर आनी है, कॉपीज ऑफ लास्ट 6 मंथ्स यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी गैस टेलीफोन वाटर, ये सब आ जाते हैं उसमें, ठीक है जी। कॉपी ऑफ लास्ट फी रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेंट एंड सिबलिंग्स, लास्ट फी रिसीप्ट, जो फी अदा की गई है एप्लीकेंट की सिबलिंग्स की, वो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ एप्लीकेंट, मैं अप्लाई कर रहा हूं अगर स्कॉलरशिप के लिए तो मेरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए। सैलरी स्लिप, इंपॉर्टेंट चीज, फादर की या मदर की या गार्जियन की, जो भी आपको पाले उसकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी इनकम सर्टिफिकेट के साथ। इनकम सर्टिफिकेट क्या लीजिए, सैलरी स्लिप कह लीजिए। कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, आप रेंट के मकान में रहते हैं तो उसकी रेंट एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए होगी। ऐसी बात है, अगर मैं गरीब आदमी हूं तो मेरा तो घर भी नहीं होगा, सही है ना, मैं तो रेंट पे रह रहा हूँ, तो मुझे उसकी डॉक्यूमेंट देनी है, ठीक है। कॉपी ऑफ मेडिकल बिल्स, एक्सपेंडिचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, और मजीद कोई एक्सपेंडिचर है जो कि आप करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में शो करना होगा। अगर मेरी आमदनी 4,48,000 रुपए है तो मेरे, और मेरे खर्चे जो है वो 50 लाख रुपए के, तो भाई कहां से कर रहे हो हैं? ये साबित करना पड़ेगा ना। तो 4,48,000 रुपए मेरे अब्बा की सालाना तनख्वाह बन रही है और मैं मौज उड़ा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं तो जो है वो 20 लाख रुपए खर्चे कर रहा हूँ, तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी। इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपकी एप्लीकेशन है, ये रद्द हो जाएगी और आपको फेक आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी, जिसके हवाले से आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो भाई ऐसी कोई बेवकूफ मत कीजिएगा। बराहे करम, अगर आप डिजर्विंग हैं, आप साबित कर सकते हैं कि आप वाकई में डिजर्विंग हैं, तो फिर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो और अगर नहीं है तो भाई फिर खुदारा ये मत कीजिएगा, वरना आपका एडमिशन जो है ना वो मुश्किल में पड़ सकता है। तो जनाब इस पूरी की पूरी डिटेल में आपके सीखने, समझने और याद रखने के लिए जो सबसे ज्यादा काम की बात है वो ये कि भाई आप दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन अगर आप वाकई हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको
जी हाँ, इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो बड़े गौर से देखनी पड़ेगी और ये मालूमात आपको दी गई है ताकि आप अपने इस प्रोसेस को स्मूथली आगे लेकर चलें। और ये बात भी याद रख लीजिए, मैं बता रहा हूं कि जनाब आपके टेस्ट की डेट आ चुकी है और आपका टेस्ट होने जा रहा है 11th ऑफ अगस्त, यानी कि 11 अगस्त को मेरा टेस्ट अगर होने जा रहा है और मैं जुलाई की 11 को बैठा हूं तो मेरे पास 29 दिन टोटल बनते हैं, मुश्किल से 29 दिन मेरे पास बनते हैं 29 डेज तैयारी करने के लिए। अब 29 डेज में मैं कहां जाऊं, कहां तैयारी करूं, और उसके साथ फिर प्रैक्टिकल का भी एक मसला चल रहा है। अभी तो प्रैक्टिकल भी हमारे सर पे करें तो क्या करें? तो भाई इसका आसान तरीन हल मैं बता रहा हूं, बेहतरीन हल बता रहा हूं। छाजा एप्लीकेशन तुम्हारी तैयारी को चार चांद लगा सकती है। छाजा एप्लीकेशन पर जो कंटेंट प्रैक्टिस जोन में तुम्हारी तैयारी के लिए मौजूद है, मोस्ट रेलेवेंट, अपडेटेड और आइडियल कंटेंट है जो तुम्हारे पेपर को बहुत आसान तुम्हारे लिए बना सकता है। अब उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, बायोलॉजी भी है, ठीक है जी, इसी तरह से एनालिटिकल वाला पोर्शन भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ है वहां पर स्टडी करने के लिए। बस तुम्हें क्या करना है, छाजा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद क्लिक करना है, इस्तेमाल करना है, टेस्ट देना है और कामयाब हो जाना है। तो भाई सवाल ये है कि आखिर हम अपना फॉर्म कैसे फिलअप करें? तो भाई फॉर्म फिलअप करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आप थोड़ा सा हाजिर दिमागी से काम लीजिएगा और अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन को करेक्ट ऑर्डर में जब आप प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्म इजीली फिलअप हो जाएगा। जनाब दाऊद यूनिवर्सिटी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद आपने एडमिशन के उसके पोर्टल को खोला तो आपके सामने आ जाता है। अब मेरा कोई आईडी या पासवर्ड यहाँ पे बना हुआ नहीं है तो मैंने कहा कि जनाब साइन अप कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ऐड करेंगे अपना नेम, ठीक है, इसी तरह से ईमेल एड्रेस और उसके बाद फिर CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ओके ओके जी, वो बता रहे हैं ईमेल हैज बीन क्विट फॉर सेंडिंग, ठीक है जी। ईमेल अभी कुछ देर में हमारे पास आ जाएगी। उस ईमेल में होगा क्या? उस ईमेल में हमारे लिए होगा मौजूद कोड, जिस कोड को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और फाइनली जो है वो हम फिर अपने पूरे के पूरे उस फॉर्म को फिलअप करने के काबिल होंगे। तो भाई साइंस हो गई बिल्कुल सिंपल सी, आपने अपना ईमेल एड्रेस डाला और जो आपकी ईमेल पर पासवर्ड आया है आपने वो यहाँ पर डाला और उसके बाद आपने इस चीज को जो है वो आगे बढ़ाया, यानी कि लॉगिन आपने कर दिया, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या होता है जनाब। तो आप लॉगिन कर चुके हैं और लॉगिन करने के बाद अब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए तैयार हैं। भाई फॉर्म फिलअप करना है कहां से? फॉर्म फिलअप करना है जी बिल्कुल यहां से। अब यहाँ पे एक एक ऑप्शन को आपने बड़े ध्यान से करना है, ठीक है जी। प्लीज सेलेक्ट कैटेगरी एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन एट द वेबसाइट फॉर डिटेल्स ब्ला 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 ब्ला, ठीक है जनाब। किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? बीई आप जो है वो बैचलर्स आर्किटेक्चर के लिए या BS के लिए? तो भाई मैं BE के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं। ओके ठीक है जी। अप्लाई इन कैंपस, कौन से कैंपस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं? मेन कैंपस, ठीक है जी, कराची में है। ओके अच्छा, उसके बाद क्या करें? सिलेक्ट कैटेगरीज, सिलेक्ट कैटेगरीज, ठीक है जी। अच्छा उसमें क्या फरमा रहे हैं और मजीद? मेन कैंपस, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं है, बस आपने मेन कैंपस मार्क कर दिया, ठीक है आगे जाएंगे। उसके बाद BE आर्किटेक्चर, किस में जा रहे हैं आप? सिंध अर्बन या सिंध रूरल? अब ये बता चुके थे हम भाई, अर्बन में क्या क्या है, कराची हैदराबाद सक्कर, और रूरल में बाकी एरिया जो है वो सिंध का कंसीडर किया जाएगा। तो मैं तो कराची में रहता हूं तो मैंने सिंध अर्बन का इंतखाब कर लिया। BS मेरिट, ओपन मेरिट का आप करेंगे तो जी हाँ सर, ओपन मेरिट के लिए जा रहे हैं और इसमें यही लिखा हुआ ऑप्शन में। अच्छा जी आगे जाते हैं, इस फॉर्म को मजीद फिलअप करते हैं। सिलेक्ट ऑप्शनल कैटेगरीज, ऑप्शनल कैटेगरीज क्या हैं? लीव ब्लैंक इफ नॉट एलिजिबल, ठीक है जी। प्रोफेशनल्स, कोई प्रोफेशनल्स हैं? नहीं जी, कोई भी प्रोफेशनल्स नहीं है। किसी प्रोफेशनल्स के बेटे या बेटी हैं? नहीं सर ऐसा नहीं है, तो फिर हमने छोड़ दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर कह रहे हैं किसी प्रोफेशनल से ताल्लुक है? नहीं सर। उसके बाद किसी एम्प्लॉय के बेटा या बेटी हैं? नहीं सर। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो भाई आप सेल्फ फाइनेंस सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपको अपना फी चालान भी जो है वो वहां पर आगे जाकर शो करना पड़ेगा, जो कि बताया गया था वीडियो में कि इतने लाख रुपए आपके जाने हैं सेल्फ फाइनेंस पे, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ सेल्फ फाइनेंस, नहीं सर सेल्फ फाइनेंस तो नहीं जा रहा, मैं तो ओपन मेरिट पे जा रहा हूँ। या अगर मुझे जरूरत है कि मैं सेल्फ फाइनेंस के ऑप्शन को भी टिक कर लूं तो सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन मेरे सामने क्लिक हो सकता है, क्लिक किया जा सकता है। BS सीट्स फॉर DUET स्टाफ, क्या रिजर्व सीट्स BS की जो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आप उसके स्टाफ के किसी बेटा या बेटी हैं? तो नहीं भाई ऐसा भी नहीं है। अब चले जाएं, आगे चलते हैं, यहां तक सेव हो गया काम, ठीक है। उसके बाद जुनैद जफर, ओके जी सेव हो रहा है भाई, डन। अच्छा जी, उसके बाद जेंडर बताना है, जेंडर मेल है। नेशनलिटी क्या है? पाकिस्तानी है।
ओके, उसके बाद पिक्चर मैं चाहूं तो मैं पिक्चर यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। पिक्चर CNIC नंबर यहाँ पर मेंशन है, पिक्चर भी मुझे यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। और पिक्चर में क्या मेंशन करूं, चलें अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फादर नेम सैयद जफर अली, ठीक है। उसके बाद मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट डेट लिख देते हैं 12 और मंथ लिख देते हैं 11, ठीक है जी। तो फिर कितने, 1995। चलें कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है जी। रिलीजन इस्लाम मुस्लिम है, ठीक है जी। उसके बाद CNIC की एक्सपायरी क्या है, CNIC की एक्सपायरी लिख देते हैं 12/11/2025, ठीक है जनाब। डिसेबिलिटी कोई नहीं है भाई, डिसेबिलिटी कोई नहीं है, माजूरी कोई नहीं है, ठीक है जी। हाफिज कुरान नहीं, हाफिज कुरान नहीं है। मदर नेम सबीहा सुल्ताना, ठीक है जी। प्लेस ऑफ बर्थ कराची, ओके। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। पासपोर्ट ऐसी बात है, पासपोर्ट नहीं है अभी बना हुआ, तो अभी हमने इसको मेंशन नहीं किया। तो पिक्चर का क्या करें भाई, पिक्चर देखते हैं, पिक्चर के बगैर वैसे काम तो नहीं चलेगा, तो हम पिक्चर को ढूंढ लेते हैं। अच्छा भाई, मुझे तो कोई ढंग की अपनी पिक्चर नहीं मिल रही थी, तो ऐसे ही मैंने बस पिक्चर यहाँ पे प्लेस कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग ऐसी बहुत स्टाइल देने वाली पिक्चर भाई मत लगा दीजिएगा, ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर लगानी है, ठीक है जी। अब देख भी लेते हैं कि ये एक्सेप्ट हमारी होगी भी या नहीं होगी। जी जनाब, डोमिसाइल कहाँ का है सर, मेरा डोमिसाइल सिंध का है। KPK आज़ाद कश्मीर सिंध अर्बन, बिल्कुल सिंध अर्बन का है जनाब। उसके बाद मेरा एड्रेस जनाब, एड्रेस मेरा है हाउस नंबर A94 जनाब, सेक्टर, यस यस यस, सेक्टर 11B, कराची। ये कैपिटल कर देते हैं भाई। और क्या है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं 034525099799, ठीक है जी। 799 या चलो 788 लिख देते हैं, ठीक है जी। रिलेशनशिप ब्रदर, ब्रदर का है, चलो भाई इमरजेंसी नंबर मैंने ब्रदर का डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये पोस्टल एड्रेस भी डाला था, और यही मेरा जो है वो परमानेंट एड्रेस भी है, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। सिटी क्या है, कराची है जी, बिल्कुल है जी, कराची। कंट्री पाकिस्तान, ओके। वुड यू अवेल ट्रांसपोर्ट, नो, ट्रांसपोर्ट हम नहीं लेंगे, ठीक है जी। आगे जाते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो रही है। अब हम आगे जाएंगे। फादर, फादर स्टेट एज अलाइव, ओके। डिसीज का मतलब है यानी कि डेथ हो चुकी है, अलाइव है, ठीक है जी। पेरेंट्स, गार्जियन, रिलीजन मुस्लिम, ओके। अच्छा जी, गार्जियन इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, गार्जियंस नेम, ओके। गार्जियन CNIC नंबर मैं ऐड कर देता हूँ 42404-3232-478-5, ठीक है जी। पेरेंट्स मुस्लिम हैं। उसके बाद टोटल फैमिली मेंबर्स हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है जी। मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम हमारे घर में जो आती है वो है 70,000, ठीक है जी। ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, रियलिटी नहीं, जाहिर सी बात है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। गार्जियंस नेम, अच्छा वैसे मैं ये ऑप्शन छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे रेड टिक है ना, वहां पे मुझे लाजमी तौर पर फिल करना होगा, और अगर जिस पे रेड टिक नहीं है तो मैं उसको स्किप कर सकता हूँ, अगर वो ऑप्शन मेरे लिए नहीं है तो। फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, फादर मेरे क्या करते हैं, पब्लिक सर्वेंट है, रिटायर्ड है, प्राइवेट सर्विस, ठीक है जी, प्राइवेट सर्विस। गार्जियन मोबाइल नंबर, गार्जियन का मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है जी। 03342567893, ठीक है जी। उसके बाद मदर ऑक्यूपेशन, मदर ऑक्यूपेशन कोई नहीं है, हाउस वाइफ है, एंड दैट्स इट, ठीक है जी। आगे जाएंगे, रिलेशनशिप विद गार्जियन, रिलेशन विद गार्जियन, ओके ओके, कजन लिख देते हैं। फादर का डेजिग्नेशन, ओके, कोई डेजिग्नेशन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आ रहा, यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट नहीं जल रही है ना, मतलब लाल किस्म का निशान नहीं। गार्जियंस एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, ओके जनाब, ठीक है। आगे चलते हैं, मदर डेजिग्नेशन, मदर डेजिग्नेशन जाहिर सी बात है हाउस वाइफ है तो कोई डेजिग्नेशन नहीं है, ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन हमने कर दी है सेव,
स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन सारी सेव होती जा रही है। आगे चले जाते हैं। ओके जी, यहाँ पर हमारा ये डेटा यहाँ पर महफूज हो गया। उसके बाद फिर हम मज़ीद हमें यस 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 क्या है जनाब, सर्टिफिकेट डिग्री क्या, अच्छा HSC प्री इंजीनियरिंग, हाँ भाई HSC प्री इंजीनियरिंग ठीक है। उसके बाद कॉलेज, कॉलेज नेम, गवर्नमेंट, ईयर ऑफ पासिंग 2023, यस। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स 789 सपोज, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बोर्ड कौन सा है, कराची बोर्ड है, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन रोल नंबर 67891, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे भाई, 1000 थे, 1000 में से आए थे, अच्छा सही है। अच्छा ग्रेड क्या बना था मेरा, ग्रेड बन गया था, ए बन गया था, सप्लीमेंट्री नो, ठीक है। रिजल्ट अवेटिंग नो, रिजल्ट अवेटिंग नो, ओके। ये भी हमारी इंफॉर्मेशन सेव होने जा रही है। तो भाई फॉर्म फिलअप करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आराम आराम से आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते रहेंगे तो सारी चीजें प्रोसेस होती चली जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद ठीक है, मैट्रिक की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सही है, स्कूल उस्मान पब्लिक स्कूल, ठीक है जी। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स 1100 होते थे मेरा ख्याल है, तो मैंने उसमें से कितने हासिल कर लिए, 950, चलो ओके। ईयर ऑफ पासिंग कब मैंने किया था मैट्रिक, 2023 में। अगर मैंने इंटर किया है तो मैंने 2021 में यकीनन मैट्रिक किया होगा, ओके जी। बोर्ड कराची बोर्ड, नो कराची बोर्ड तो नहीं, बोर्ड ऑफ मैट्रिक आना चाहिए था, ओके। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, ठीक है जी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन रोल नंबर 67851, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 थे, ओके। सप्लीमेंट्री ग्रेड क्या बना था मेरा, ए बना था। चले जी, ये भी इंफॉर्मेशन सेव करवा देते हैं और फिर जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, हमने जो है वो एज अपनी जो है वो करेक्ट नहीं डाली है। एक्सेस टू सर्टेन डिग्री प्रेफरेंसेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू एज क्राइटेरिया। अच्छा जी, हमने तो बहरहाल सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन रखी थी वो मतलब ऐसी है कि जो आपको फॉर्म समझाने के लिए, वैसे जब आपने सारे के सारे प्रोसीजर को फॉलो कर लिया है तो फाइनली आपके पास शो होता है चालान, और फिर आप चालान को सबमिट करवाते हैं और उसके बाद फिर आपके पास एक चालान सबमिट करवाने से पहले आपके पास एक रिसीप्ट आ जाती है, ठीक है जी, रिसीप्ट आ जाती है। अच्छा अभी हम देखते हैं डिग्री ऑप्शंस में क्या होता है। अच्छा ये डिग्री ऑप्शन में देखते हैं, डिग्री ऑप्शन में क्या क्या है। प्रेफरेंस में क्या रख रहे हैं भाई, हम प्रेफरेंस में तरजीहात में हम सबसे पहले रख रहे हैं BS कंप्यूटर साइंस, पहले हमने प्रेफरेंस रखी। उसके बाद फिर हम BS की तरफ हम जा रहे हैं तो हमने साइबर सिक्योरिटी रखा, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी प्रेफरेंस में हम जाते हैं तो BS डेटा साइंस रखा, और उसके बाद फिर जो है वो मज़ीद हमारे पास प्रेफरेंस मौजूद है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा, ठीक है। कंप्यूटर से मेरा इंटरेस्ट है तो मैं फिर इस प्रेफरेंस लिस्ट को फॉलो कर रहा हूँ। फिर भी नहीं हुआ तो भाई मैं केमिस्ट्री में भी दिलचस्पी रखता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग अच्छी चीज़ है तो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद फिर लास्ट प्रेफरेंस मुझे यहाँ पर डिसाइड करनी है तो लास्ट प्रेफरेंस में मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर देता हूँ, ठीक है जी जनाब। टेस्ट सेंटर, ओके, सिलेक्ट टेस्ट सेंटर, ओके। ये तो अनाउंस होगा स्कॉलरशिप ऑप्शनल फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर स्कॉलरशिप का पूरा प्रोग्राम आएगा जिसको अगर मैं चाहूँ तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ जनाब मैं 50% स्कॉलरशिप हासिल करना चाहता हूँ तो 50% वाली स्कॉलरशिप जो है, जाहिर है कि मेरे घर की आमदनी जो है 7,20,000 रुपये अगर है सालाना तो वो मुझे साबित करना होगा, और उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप वाले इस प्रोग्राम की तरफ बिल्कुल स्मूथली मतलब अपनी डिटेल में ऐड कर सकता हूँ, तो मैं स्कॉलरशिप की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। ओके, वो कह रहे हैं जनाब टेस्ट सेंटर टू बी अनाउंस्ड, ओके ऐसा कर लेते हैं। ओके जनाब, यहां पर आगे आई हियर बाय अफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इज एक्यूरेट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यस जनाब बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे दी, आगे चलें।
अच्छा जी, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, डाउनलोड बैंक चालान। जनाब बैंक चालान डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास बैंक चालान आ गया। ठीक है जी, ये 3 पिक्चर्स आ गई। हमें ये जमा करवाना होगा सिंध बैंक में, और फाइनली फिर जो है वो हमें पैसों के साथ, ठीक है, अमाउंट के साथ हमें जमा करवाना होगा। देख लीजिए यहाँ पर अमाउंट लिखा है 3,500 रुपये। ये आपको जमा करवाना होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंध बैंक में ही जमा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक के पहुंच गए हैं, जिसका मतलब है कि आपका काम अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है। ठीक है, तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया अपने पास। डाउनलोड की मैंने ये फॉर्मेशन भी देख ली है। अब मैं वापस चला जाता हूं अपने, यस, ओके जी, मैं यहां तक पहुंच गया। चालान भी मेरा जो है वो मेरे सामने आ गया है और ये सबमिट हो जाएगा इजीली। इसमें कोई ऐसा इशू ऐसा नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने चेक कर ली। जिन्हें नाम की स्पेलिंग ठीक है, CNIC नंबर ठीक है, सेशन कैटेगरी भी ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो मेरा चालान इशू हो रहा है। कब? सबमिशन की लास्ट डेट जरा यहाँ पे देखना जरा इस चालान में, ठीक है, 24/2024 7/31 इसकी लास्ट डेट होगी, और 7/11 को मैं यहाँ पर बैठा हूं, यानी कि ये चालान सबमिट हो जाना चाहिए कब? 31 से पहले पहले, 31 तारीख से पहले पहले ये सबमिट होना चाहिए। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन बेसिक है। और इस इंफॉर्मेशन के बाद, जी, इस इंफॉर्मेशन के बाद मुझे उम्मीद है कि इजीली आपके लिए जो है वो इस फॉर्म को फिलअप करना और इस फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना आपके लिए कदरे आसान हो जाएगा। और इसकी बेस पे आप बड़े मजे से आप जो है वो अपना जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्म फिलअप करेंगे, अपना बैंक चालान वगैरह अपना जो है वो सबमिट करेंगे, सारी चीजें होंगी। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आप अपना टेस्ट देने के काबिल होंगे। तो जनाब 11 अगस्त को आपका टेस्ट होने जा रहा है। तो भाई टेस्ट की तैयारी बेहतरीन करनी है, जबरदस्त करनी है, तो आप इसके लिए छाजो ऐप के कंटेंट को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा, यूजफुल, रिलायबल और रेलेवेंट कंटेंट मिल जाता है। आप उससे प्रिपरेशन करते हैं तो फाइनली आप अपने टेस्ट में कामयाबी हासिल करने ज्यादा बेहतर तरीके से मुमकिन बना सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टू एवरी स्टूडेंट। जबरदस्त काम कीजिए, तैयारी कीजिए, और इस साल अपनी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाए। तो भाई याद रखना इन तमाम तर बातों को और इस पर स्ट्रिक्टली अमल करना, क्योंकि तुम्हारी जरा बराबर सी बेवकूफी तुम्हारे एडमिशन को जाया कर सकती है। तो कोई गलती मत करना, कोई बेवकूफी नहीं करना, इस मालूमात का भरपूर फायदा उठाना, खुद भी इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और बच्चों के साथ भी शेयर करना। और सबसे बढ़कर जबकि तुम चाहते हो कि दाऊद यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बेस्ट प्रिपरेशन कर लो, तो भाई छाजो के कंटेंट को किसी सूरत मत छोड़ना, क्योंकि ऐसी हजारों स्टोरी सुनने को मिल रही हैं कि जिसमें बच्चे बताते हैं कि हमने छाजो ऐप को इस्तेमाल किया और हमारा टेस्ट बहुत जबरदस्त हो गया। तो मैं आपसे भी सुनना चाहता हूं कि आपने दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का टेस्ट दिया छाजो से प्रिपरेशन करके, और फाइनली आपने बहुत अच्छा अपना काम मुकम्मल कर लिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।